वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं क्या हूँ आज आपके लिए नेरिस का लाइफ साइकिल। आज देखते हैं नेरिस के लाइफ साइकिल एंड उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि कैसे नेरिस और जर्मिनेट होता है एंड कैसे उसके प्रोसेस होते हैं, सबके बारे में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पूरे नेरिस के पार्ट को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है, 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। तीनों पार्ट को हम बारी बारी से देखेंगे। नंबर फर्स्ट बात करते हैं सेविंग की, नंबर 2 हमारे पास फर्टिलाइजेशन एंड नंबर 3 हमारे पास आता है डेवलपमेंट। मतलब कि नेरिस की जो हिस्ट्री होगी, लाइफ हिस्ट्री होती है या लाइफ साइकिल्स होती है, उसके दौरान 3 प्रोसेस होंगे। नंबर फर्स्ट हमारी सेविंग होगी, नंबर 2 हमारा फर्टिलाइजेशन एंड नंबर 3 हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वृंदन यानी सेविंग की, कि सेविंग करते क्या है। आपको पता होगा कि मैंने हेटेरोनेरिस के बारे में आपको बताया था कि हेटेरोनेरिस में क्या होता है कि जब हमारा जो नेरिस होता है वो लैंगिक रूप से सेक्सुअल कंडीशंस में पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो वो हेटेरोनेरिस का पूरा एक डायग्रामिक स्ट्रक्चर ले लेता है। जो हमारा हेटेरोनेरिस होता है, क्या होता है, हेटेरोनेरिस होता है। यहां पे हेटेरोनेरिस की बात करते हैं तो हेटेरोनेरिस नेरिस का वह भाग होता है, यानी वह लक्षण होती है जहां पे वो पूरी तरीके से सेक्सुअल कंडीशंस में सेक्सुअलिटी के दौरान डेवलप हो जाता है। मतलब कह सकते हो कि इसमें फीमेल के लिए ओवा एंड मेल के लिए स्पर्म्स का सिक्रेशंस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। और ये क्या करता है, समुद्र के किनारे, जो समुद्र का जल होता है, समुद्र की तलहटी होती है, वहां पे ये फ्री स्विमिंग करने लगता है। क्या करता है, फ्री स्विमिंग करता है, घूमने लगता है। तो इसी जब वो समुद्र के किनारे घूमने लगेगा तो उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को, उसी उसके व्यवहार को, हैबिट को हम लोग सेविंग के नाम देते हैं। ठीक, अब ये देखा जाता है स्टूडेंट कि ये लगातार हमारे समुद्रों के किनारे पे घूमने लगता है। और ये ज्यादातर घूमता कब है, जब रात का समय आता है, नाइट टाइम में ये ज्यादा घूमता रहता है। और ये देखा जाता है कि जब रात में समय ये घूमता है तो यहाँ पे इनकी जो कुछ स्पीसीज होती है वो, और यहाँ पे नुपिटल, क्या नुपिटल डांस करती हैं। मतलब एक चक्कर, एक विशेष चक्कर लगाती हैं, इसको नुपिटल डांस कहते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी आता रहता है कि जो हमारा नुपिटल डांस होता है, क्या होता है, नुपिटल डांस होता है। नुपिटल डांस किस में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो हेटेरोनेरिस होता है, नेरिस का एक भाग, एक विशिष्ट लक्षण है हेटेरोनेरिस, तो हेटेरोनेरिस के अंतर्गत नुपिटल डांस होती है। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। आखिरकार इसी डांस के समय, क्या जब ये डांस होता रहता है तो आप भाई जानते हो कि डांस के समय विभिन्न प्रकार के मटेरियल की जरूरत पड़ती है। वहां पे जो फीमेल होती हैं, क्या होती हैं, मेल और फीमेल दोनों क्या करती हैं, घूमती हैं, तेजी से चक्कर लगा रहे होती हैं। जिस कंडीशंस में जो फीमेल होती हैं वो एक स्पेशल क्राइटेरिया के, स्पेशल कैटेगरी के मटेरियल का सिक्रेशन करती हैं। क्या करती हैं, स्पेशल कैटेगरी के मटेरियल का सिक्रेशन करती हैं, जिसे हम फर्टिलियम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलियम के नाम से जानते हैं। ये जो फर्टिलियम नाम का केमिकल्स होता है, ये फीमेल के बॉडी से निकला हुआ एक ऐसा, कह सकते हो हमारे पास परफ्यूम जैसा मटेरियल होता है, जो मेल हेटेरो को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। कभी कभी ये भी मल्टीपल चॉइस में पूछता है कि ऐसा कौन सा केमिकल है, क्या है, ऐसा कौन सा केमिकल है जिससे फीमेल जो हमारी नेरिस होती है वो मेल नेरिस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए फर्टिलियम। तो फर्टिलियम नाम का केमिकल यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि जैसे ही ये फर्टिलियम बाहर निकलता है फीमेल से, वैसे ही मेल क्या करता है, इसकी ओर आकर्षित होता है। जब इसकी ओर आकर्षित होता है तो वहां वो तेजी से स्पर्म सिक्रेशन, क्या स्पर्म को डोनेट करने के लिए उत्तेजित करता है। ये भी कह सकते हो कि स्पर्म को नेरिस के अंतर्गत या हेटेरोनेरिस के अंतर्गत स्पर्म को एक्साइटेड करने के लिए, बाहर निकालने के लिए कौन से मटेरियल होते हैं, तो फर्टिलियम का ही नाम आता है। क्या आता है, फर्टिलियम का ही नाम आता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, अब ये तो हो गया घूमने के प्रोसेस में। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। अब हमारे पास जो स्पर्म्स होते हैं वो पूरी तरीके से निकल चुके होते हैं फर्टिलियम के द्वारा। फर्टिलियम उसको एक्साइटेड करता है और जो हमारा नेरिस होता है, जैसे हम बात करें वायरेंस के बारे में, नेरिस वायरेंस में निषेचन की बात करें, फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हम फिगर देखेंगे, डेवलपमेंट का पूरा फिगर है
कि जो हमारी नेरिस होती है, नेरिस के अंतर्गत नेरिस वायरेंस की बात कर रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है और समुद्र के जल में होता है। मैराइनल वाटर इसका प्लेस होगा और वो एक्सटर्नल होता है। और इस प्रोसेस में क्या होती है कि जो फीमेल के इग होते हैं एंड मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो बाहर उसी समुद्र के तलहटी में ये घूमते रहते हैं और दोनों जाके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। निषेचन के दौरान यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान जो इग का टाइमिंग होता है वो 30 सेकेंड होता है। क्या होता है? 30 सेकेंड्स होते हैं। मतलब यदि 30 सेकेंड्स में कोई भी इग को, किसी भी इग को यदि कोई भी स्पर्म फर्टिलाइज नहीं किया तो वो इग क्या होता है, डेड हो जाता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जो हमारे 30 सेकेंड्स का टाइम होता है, यदि हमारा ओवा बाहर आया है, जल की सतह पे आया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने आया है, तो वहां पे 30 सेकेंड के टाइमिंग के जस्ट बाद वो पूरी तरीके से डेड हो जाएगा। उस समय यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ये चीज आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं डेवलपमेंट, पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम आपके व्हाइट बोर्ड पे ये पूरा डायग्राम लेके आए हैं। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार क्या होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा जो स्टेज होता है वो होता है प्री लार्वा पीरियड। क्या होता है? प्री लार्वा पीरियड, यानी लार्वा बनने का जो प्रारंभिक स्टेज होता है या कह सकते हो पहला स्टेज होता है, वो कैसा होता है। सबसे पहले बात करेंगे नेरिस वायरेंस में। तो नेरिस वायरेंस की हमने देखा क्या कि 3 कंडीशन होंगे। एक कंडीशन होगा लार्वा के पूर्व वाली दशा, एक होगा लार्वा की दशा और तीसरा होगा क्या, पोस्ट लार्वा पीरियड। यानी प्री लार्वा पीरियड, लार्वा पीरियड और पोस्ट लार्वा पीरियड, ये तीनों पीरियड मिलके हमारे डेवलपमेंट को सही तरीके से कंप्लीट करते हैं। इतना हो गया पूरा इंट्रोडक्शन इस क्लास का। अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, जिसके लिए हम पूरा डायग्राम बना के आए हैं। ठीक, बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पे हम छोटे छोटे पॉइंट की बात करेंगे, देखते जाएंगे पूरा फिगर कैसे डेवलप कर रहा है। हेडिंग आप कंप्लीट कर लीजिएगा, प्री लार्वा पीरियड। प्री लार्वा पीरियड यानी हिंदी में कहते हैं इसको लार्वा की पूर्व अवधि, लार्वा पूर्व अवधि। अब देखा जाता है स्टूडेंट कि जैसे ही जो हमारा नेरिस होता है, नेरिस के जितने भी अंडे होते हैं, निषेचित अंडे होते हैं, ठीक, वो पूरी के पूरी सतह पे तैरने लगते हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन उनका हो जाता है। अब इनमें देखा जाता है कि इनके चारों ओर जो इग हमारा फर्टिलाइज हुआ है, उनके चारों ओर एक मटेरियल, ऐसे समझना ध्यान से, यदि मेरे पास कोई इग है, ठीक, ऐसा कोई इग है, इग के चारों ओर क्या होता है, एक मोटा सा एक केमिकल, इग के चारों वाल पे हमारा एक मोटा सा केमिकल धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक धारीदार संरचना में एक कटीले स्ट्रक्चर्स के साथ पूरे फर्टिलाइज इग के चारों ओर क्या होता है, एक लेयर बना लेता है। इस लेयर का एक नाम दिया जाता है, एक झिल्ली बना लेता है। इस झिल्ली को नाम देते हैं जोना रेडिएटा। क्या नाम देते हैं इसको? जोना रेडिएटा। तो ये जो झिल्ली होगी इसका नाम दिया जाएगा जोना रेडिएटा। इस चीज को, तो जोना रेडिएटा ये जो बाहर की झिल्ली होती है, जब हमारा इग आता है, इग के चारों ओर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसको जोना रेडिएटा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस के लिए भी और 1 नंबर के लिए भी। ठीक, कि जोना रेडिएटा क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि हमारे जो नेरिस होते हैं, नेरिस के फर्टिलाइजेशन, नेरिस की जो इग होते हैं उनका जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद डिफरेंट के तरह के जो हमारे कैप्सूल होते हैं या सेल्स होते हैं, ठीक, हमारे पास आयल ड्राफ्ट्स होते हैं। ठीक, और आयल ड्राफ्ट्स के चारों ओर छोटा सा एक लेयर पाया जाता है या धारीदार लेयर होता है जो काफी मोटा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना रेडिएटा का नाम दे देते हैं। और जोना रेडिएटा के चारों ओर एक पतली सी झिल्ली लग जाती है। क्या होती है? पतली सी एक झिल्ली लगती है। ये जो पतली की झिल्ली होती है, यानी जोना रेडिएटा के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली लग जाती है। इस झिल्ली को हम नाम दे देते हैं जिलेटिनी मटेरियल। क्या? जिलेटिनी मटेरियल, जिलेटिन का पतला सा एक लेयर बन जाता है और ये लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। लेकिन जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लेगा, ये जो हमारा इग था ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लेगा, ये इग वाला जो प्रोसेस है
क्या है, एग वाला प्रोसेस है, ये एग पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करता है तो इसका जो जोना रेडिएटा होता है ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है और हमारे पास केवल जेलेटिन मटेरियल बच जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि आखिरकार जोना ऐसा कौन सा स्टेज होता है जहां पे जोना रेडिएटा विलुप्त हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेज होता है हमारा कहां पे, वो होती है फर्टिलाइजेशन स्टेज। फर्टिलाइजेशन स्टेज के बाद जोना रेडिएटा पूरी तरीके से कंप्लीटली गायब हो जाता है। क्या होता है, कंप्लीटली गायब हो जाता है। और जैसे ये गायब होता है वैसे इनके बॉडी में कह सकते हो कि दो डिवीजन हो जाते हैं, दो पोल डिवाइड हो जाते हैं। इस पोल को नाम देते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो एक पोल हमारा फर्स्ट यहाँ बन के तैयार होता है और सेकेंड पोल यहाँ बन जाता है। ठीक, ये पोल दोनों, ये वेजिटल पोल एंड एनिमल पोल की बात करते हैं, इनको कायिक ध्रुव के नाम से, इनको हम एनिमल जंतु ध्रुव के नाम जानते हैं। ये दोनों पोल कब बनेंगे, जब हमारा जोना रेडिएटा पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है तब। अब ध्यान देना, यही एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पे वेजिटल पोल एंड यहाँ पे एनिमल पोल आगे चल के क्या करते हैं, यहां से अब डिवीजन स्टार्ट होता है। क्योंकि ये जो प्रोसेस होते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, ये हमारा जाइगोट प्रोसेस होता है। क्या होता है, जाइगोट प्रोसेस होता है। अभी तक हम गैमेट के बारे में चलते थे, जैसे जाइगोट बन जाता है, अब जाइगोट के टेंडेंसी के बाद हमारे जो सेल्स होते हैं वो लगातार डिवाइड होते हैं। फिगर नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में फिगर मिल सके। प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आपको बाद में क्लियर हो सके। ठीक, आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया होगा। और जो हमारे एप्लीकेशंस के बच्चे हैं उनमें स्क्रीनशॉट नहीं होता, वो वीडियो को रोक के आराम से, क्योंकि आप भागे नहीं जा रहे हो, आप पैसे दियो भाई, तो आप सही से रुक के पूरा फिगर ड्रॉप करके सही तरीके से बना लिया करो। इसलिए मैं पीछे जाता हूं ताकि फिगर को आप पॉज कर लो, पॉज करने के बाद उसको बना लो, फिर आगे की क्लासेस आप कंटिन्यू करते रहो। अब उसके बाद देखा जाता है कि ये जो हमारा फिगर नंबर बी है, फिगर नंबर बी में पहली बार जो हमारे पास सेल था, ये जो सेल होता है वो 2 पॉइंट में डिवाइड यानी क्लीवेजिंग स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, क्लीवेजिंग स्टार्ट करता है। जब ये क्लीवेजिंग स्टार्ट करता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेशली एक लेयर, एक पॉइंट्स का नाम देते हैं। देखो ये जो हमारा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, वो यहाँ पे विल्टिंग मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होता है एक पतली सी लेयर पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास ब्लास्टोमियर, देखो ये ब्लास्टो स्टेज का टेंडेंसी आती है। हमारे सेल्स लगातार डिवीजन करते हैं, पहले 2 बनेगा, फिर 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16, 16 से 32, हम पहुंच जाएंगे यहां तक। बट पहले बात कर लेते हैं इसी ब्लास्टोमियर्स की। किसकी, ब्लास्टोमियर्स की। ब्लास्टोमियर जो हमारा गैमेट होता है, सॉरी यूमक, और यूमक मतलब जाइगोट होता है। गैमेट के बाद जो हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट के पहले दो, जाइगोट ये है। ठीक, उसके बाद पहले 2 जो स्टेज होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं उनमें, लॉन्गिट्यूडनल यानी खड़ा डिवीजन होता है। जब ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं और इसके प्रोसेस के दौरान हमारे पास ब्लास्टोमियर बनते हैं। क्या बनते हैं, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, जो एक ही तल में क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और ये ब्लास्टोमियर तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा तीसरा स्टेज होता है, यानी ये फर्स्ट स्टेज हुआ, ये सेकेंड स्टेज हुआ, और जो तीसरा स्टेज होता है, तीसरे स्टेज पे यही ब्लास्टोमियर हमारे पास डिवाइड होने लगता है हॉरिजॉन्टल रीजन में। कैसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सब जगह बटने लगेगा। अभी देखो ये खड़ा बट रहा था, अभी ये कैसे हुआ, ये ऐसे भी बट रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कितने सेल थे, यहाँ पे 4 सेल थे, लेकिन यहाँ पे कितने सेल हो गए, यहाँ पे 8 सेल हो गए। 8 सेल कब होंगे, जब हमारे पास ब्लास्टोमियर को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवाइडेशन, मतलब यहाँ पे इनमें बॉडी में हॉरिजॉन्टल डिवाइडेशन होने लगता है। तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडेशन के समय 2 छोटे-छोटे जो एनिमल पोर होता है, एनिमल पोर की ओर 4 छोटे-छोटे सेल दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे माइक्रोमियर्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोमियर्स। और उसके बाद जो हमारे वेजिटल पोर होते हैं, क्या होता है, वेजिटल पोल होता है। वेजिटल पोल से यहाँ पे क्या मिलते हैं, माइक्रोमियर्स दिखाई देते हैं।
कुल मिला जुला के आपको 2 पॉइंट यहां से भी क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे पास ये पूछेगा कि यहाँ मैक्रोमियर कहां से उत्पन्न होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वेजिटल पोल होता है, वेजिटल पोल से हमारे माइक्रोमियर्स के फॉर्मेशंस होते हैं। एंड हमारे पास जो एनिमल पोल है, एनिमल पोल से हमारे पास माइक्रोमियर्स का फॉर्मेशन होता है। ये लाइन कॉन्सेप्टल है, याद रखिएगा। आगे एमएससी की एग्जाम देने जाएंगे, ये ऐसा क्वेश्चन है कि एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो हर एक पॉइंट को मैं बीच बीच में एक एक मल्टीपल बताता जाता हूं, जिससे आपका पूरा नॉलेज सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता रहे और आप मेरे नोट्स के साथ, मेरे वीडियो के साथ एक नोट्स अलग से रफ बना लीजिए, डायरी बना लीजिए, उसमें मल्टीपल चॉइस करते जाइए या फिर स्टार बना के एक एक क्वेश्चन करते जाइए। कसम बता रहा हूं, 3 साल के बाद आप जब मिलेंगे मेरे 9 पेपर के बाद ज्योलॉजी के, तो आपको एक अलग ही डायरी मिलेगा जिसमें मेरे शॉर्ट आंसर्स होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, जो आपको आगे एंट्रेंस एग्जाम्स एंड आगे टीजीटी पीजीटी, चाहे यूपीएससी की एग्जाम देनी हो, चाहे अदर किसी भी लाइफ साइंस की, आईआईटी जैम की बात करें, कहीं भी जाओगे आपको वो बेनिफिट देगा, क्योंकि इसी 3 सालों से आ रहा है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। ठीक, अब हमने बात किया क्या कि जो दोनों पॉइंट्स हैं हमारा माइक्रोमियर्स हैं, तो माइक्रोमियर्स किससे, एनिमल पोल से, एंड यहाँ माइक्रोमियर्स किससे, यहाँ पे वेजिटेटिव पोल से ओरिजिन होंगे। अब ये धीरे धीरे जो हमारे सेल्स होते हैं वो आपस में तेजी से बढ़ते जाते हैं। जब आपस में बढ़ते तो यहाँ पे 2 स्टेज दिखाई देता है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है, 2 स्टेज में पहला स्टेज होता है वो फर्स्ट सोमैटोब्लास्ट कंडीशंस होते हैं जब हमारा सेल डिवाइडेशन करता है, और सेकेंडरी हमारे पास यहाँ पे सेकेंड सोमैटोब्लास्ट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सोमैटोब्लास्ट किससे बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट सोमैटोब्लास्ट होते हैं क्या होते हैं, ये सर्पिल क्लीवेजिंग करने लगते हैं। ध्यान देना, इनमें 3 टाइप्स के क्लीवेजिंग होते हैं। क्या होते हैं, 3 टाइप्स के क्लीवेजिंग होते रहते हैं। नंबर फर्स्ट आपको बता दे रहा हूं, नोट कर लेना। यहां पे लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज, यहां पे हॉरिजॉन्टल क्लीवेज, और इनके बॉडी में क्या होता है, सर्पल क्लीवेज। 3 टाइप के क्लीवेज पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। एक चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमारे पास जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सोमैटोब्लास्ट होती है, ये किससे ओरिजिन होती है, तो आपको पता होना चाहिए। जो ये ओरिजिन होती है वो हमारे पास वेजिटल पोल से होती है। किससे होती है, वेजिटल पोल से होती है। सॉरी, हमारे पास फर्स्ट सोमैटोब्लास्ट एंड जो सेकेंड सोमैटोब्लास्ट होता है वो हमारे माइक्रोमियर से ओरिजिन होती हैं, और जो माइक्रोमियर्स होता है वो हमारे यहाँ पे एनिमल पोल से कहीं ना कहीं ओरिजिन होती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एंड दूसरा जो टेंडेंसी होता है, सेकेंड जो होता है, सेकेंड भी हमारे माइक्रो से ही होती है, और वो भी जाके आगे किससे होंगी, एनिमल वाले पॉइंट से ही कंप्लीट होते हुई नजर आएंगी। ठीक, इतना पॉइंट्स तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट आपके पेपर पॉइंट्स के लिए एंड नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। अब हम बात करते हैं इस वाले फिगर की, जो हमारे पास यहाँ पे फिगर है, फिगर नंबर जी। यहां तक तो क्लियर हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो आप पर्सनली एप्लीकेशंस में मैसेज कर सकते हैं। एंड ये तो एप्लीकेशंस में वीडियो मिलेगा, यूट्यूब पे तो है नहीं। यूट्यूब पे तो केवल मेरे वो डेमो क्लास मिलते हैं जो आपके लिए और सारे बच्चों के लिए वैसे हो, जो आप नॉर्मली देख सकते हो, नॉर्मली टीचर देते हैं। लेकिन मैं यदि इतना मेहनत कर रहा हूं आपके आपको प्रोसेस को समझाने के लिए, तो आप एप्लीकेशंस पे तो मिलना ही पड़ेगा आपको। ठीक, क्योंकि मेरा खुद का, अब देखो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे सेकेंडरी सोमैटोब्लास्ट है। सेकेंडरी सोमैटोब्लास्ट के जो शेष पार्ट हैं वो क्या करते हैं, इनके बॉडी में 3 लेयर ओरिजिन करते हैं। नंबर फर्स्ट एक्टोडर्म, नंबर 2 यहाँ पे एंडोडर्म। क्या खासकर बात करें तो एक्टोडर्म की बात करेंगे। एक्टोडर्म का एक्टोडर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो चल के कहीं ना कहीं इसी सेकेंडरी सोमैटोब्लास्ट से होगा। तो एक लाइन नोटिस और कर लेना कि हमारे पास जो सेकेंडरी सोमैटोब्लास्ट होता है वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको याद रहे।
और ध्यान देना, यहां से जो माइक्रोमियर्स के शेष भाग होते हैं वो इंडोडर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो बाकी बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो सेकेंड सोमेटोब्लास्ट के अंतर्गत जाते जाते वो क्या करते हैं, वो मीसोडर्म का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, मीसोडर्म का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी जो तीनों लेयर का ओरिजिन होता है, तीनों लेयर बनते हैं इस पूरे प्रोसेस में नेरिस के अंतर्गत कौन कौन से जन्म, उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव लेयर कहते हैं। रिप्रोडक्टिव लेयर तीनों बनेंगे, कौन कौन, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक, तीनों लेयर कहां बनेंगे, तीनों लेयर बनेंगे, तीनों डर्म जो लेयर्स हैं, रिप्रोडक्टिव लेयर्स हैं, वो कहां बनेंगे, इसी सेकेंडरी और प्राइमरी, कह सकते हो कि माइक्रोमियर्स के अंतर्गत सेकेंडरी सोमेटोब्लास्ट ही तीनों लेयर को ओरिजिन करने में हेल्प करती है और वो फॉर्मेशन भी करती हुई नजर आती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और यही आगे चल के हमारे पास क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा और हम फिगर नंबर जी की तरफ बढ़ जाएंगे। जो हमारा फिगर नंबर जी होता है ये पूरी तरीके से क्या आता है, ये आता है यहाँ पे गास्ट्रुला स्टेज आती है। क्या होती है, गास्ट्रुला स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब हमारे पास गास्ट्रुला स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है, अब बात करते हैं फिगर नंबर जी की। क्या, फिगर नंबर जी की। जैसे ही हमारा फिगर नंबर जी आता है, आप देख रहे होंगे जिलेटिनस ये मटेरियल है, आगे एक लिक्विड पाया जाएगा, चारों तरफ एक लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा पूरा लेयर है ये बना रहेगा, इसके चारों तरफ लिक्विड हो जाता है। ये लिक्विड किसका बना होगा, जिलेटिन का बना होगा, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद हम जान देते हैं यहाँ पे प्रोटो टॉर्च की बात कर रहा है, प्रोटो टॉर्च मिल जाएंगे। ठीक, जो प्रोटो टॉर्च होता है ये है क्या, पर्टिकुलर ये है क्या, पर्टिकुलर ये है क्या, इसकी बात करना। ये कह सकते हो कि इनके चलने पैरने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। ठीक, क्या चाहिए, इसको चलने फिरने के लिए नहीं, इसको ऐसे बोल सकते हो कि समथिंग, नाम हिंदी वाला याद आ रहा है, बता रहा हूं। इनको अधिविक्क बोलते हैं। मतलब अधिक मतलब कि इनके जैसे जस्ट लाइक नेफ्रेडिया नहीं होता, जस्ट लाइक नेफ्रेडिया जैसा मटेरियल होता है। क्या होता है, नेफ्रेडिया जैसा मटेरियल होता है, यानी ये नेफ्रेडिया का ही काम करता है। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। अब उसके बाद ये हमारा एम्ब्रियो पार्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारे अंदर की तरफ एम्ब्रियो हो जाएंगे और ये इंडोडर्मल सेल हो जाएंगे। अब इंडोडर्मल सेल कब बनेगा, जब हमारे पास पूरा पूरा तीनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लेयर बन जाएंगे, तब उसके बाद ये हमारा पूरा इंडोडर्मल लेयर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे वेरिटिनियल मटेरियल है, मेम्ब्रेन, इसको छोड़ देते हैं, उसका कोई मतलब है नहीं, पहले हमने देख चुके हैं। अब बात करते हैं फिगर नंबर एच की। फिगर नंबर एच में क्या होता है, पूरा पूरा हमारे पास जो जिलेटिन मटेरियल होता है एंड हमारे पास जो ये मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। क्यों, हट जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है ब्लास्टोसील। क्या होता है, ब्लास्टोसील की बात करते हैं, क्योंकि नेरिस का ये अगला स्टेज है, क्योंकि यहां से हमारा स्टेज स्टार्ट होता है दूसरा। अभी तक हमने क्या पढ़े थे, प्री लार्वा कंडीशंस। क्या पढ़े थे, प्री लार्वा कंडीशन, और हम यहां पढ़ रहे हैं क्या, लार्वा कंडीशंस। यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा लार्वा कंडीशन, किससे, जी से स्टार्ट कर लो, जी से हमारा लार्वा कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो पूरा 4-5 फिगर थे, 5 फिगर में हमने देखा प्री लार्वा कंडीशंस। अब देखो यहां पे क्या होता है, जो गास्ट्रुला स्टेज होता है, गास्ट्रुला स्टेज के अंतर्गत इनकी बॉडी में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट तेजी से होता है, और जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है तो यहाँ पे टोकोफोर लार्वा, क्या टोकोफोर कहते हैं। जब हमारा तेजी से एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा तो हम इसको टोकोफोर बोल देते हैं, या टोकोफोर्स या टोकोस्पियर का नाम देते हैं। ये जो टोकोस्पियर होता है, इसको डिवाइडेशन करने के लिए, पूरी तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए केवल टाइम लगता है 24 घंटे का। टोकोस्फियर 24 घंटे बाद टोकोफोर की संरचना प्रकट कर देता है। क्या करता है, टोकोस्फियर 24 घंटे के बाद, टोकोस्फियर्स 24 घंटे के बाद हमारा टोकोफोर लार्वा जैसा कंडीशंस उत्पन्न कर देता है। और जो लार्वा होता है इसके चारों तरफ पूरा पूरा देखा जाता है, जिलेटिन मटेरियल होता है, एंड बाकी जो हमारे अधिविक्र हैं इनको कह सकते हो कि स्क्रेटरी मटेरियल वाले मटेरियल को सीक्रेट करने वाले लोग हैं, वो पूरी तरीके से इनके बॉडी में आ जाता है। ये कब कंडीशन कब होता है, जब हमारा एम्ब्रियोनिक कंडीशंस के अंतर्गत ही ये देखा जाएगा। क्या होगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशंस के अंतर्गत ही देखा जाएगा। ठीक,
अब धीरे धीरे क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो हमारे कह सकते हो कि ब्लास्टोसील होते हैं, क्या होते हैं, ब्लास्टोसील होते हैं, वो तो पाए नहीं जाएंगे, क्या होंगे, ब्लास्टोसील पाया नहीं जाता है। और जब ब्लास्टोसील का अभाव यहाँ पे देखा जाएगा तो हमारे पास हमारे केमिकल्स के दौरान, मतलब इसके दौरान, डिवाइडेशन के दौरान जो एक कह सकते हो टोकोफोर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है, टोकोफोर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और नेरिस के इग से, क्या था ना, नेरिस के इग से ये जो बाहर की ओर निकला हुआ लार्वा होता है हम उन्हें पोस्ट लार्वा, क्या कहते हैं, पोस्ट लार्वा या पोस्ट टोकोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट टोकोफोर बोलते हैं। पोस्ट टोकोफोर या फिर नेक्टोकिट, ना नेक्टोकिट या पोस्ट टोकोफोर लार्वा का नाम दे देते हैं। और जो इनकी संरचना होती है, इनकी संरचना में 3 भाग दिखाई देते हैं। इनमें टेंटिकल्स ढेर सारे दिखाई देंगे, ढेर सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, टेंटिकल्स दिखाई देने लगते हैं। ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये लार्वा कंडीशन में बहुत तेजी से आगे की ओर विकसित होते हैं। ये यहां तक की बात कर रहा है। अब हमारे पास आता है पोस्ट लार्वा पीरियड। पोस्ट लार्वा पीरियड की बात करते हैं तो पोस्ट लार्वा जो पीरियड होता है वहां पे जो टोकोफोर का लार्वा होता है, टोकोफोर थोड़ी दिनों के बाद सक्रिय होता है। क्या होता है, थोड़ी दिन तक सक्रिय होता है, सक्रिय रूप से जल में तैरता रहेगा। ये जो यहां से स्टेज है ये हमारा सक्रिय रूप से जल में तैरेगा कुछ दिनों तक। देखो अभी तक ये पता नहीं चला है कि कितने दिन तक पानी में तैरता है, क्योंकि इसका जो ये फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर है, सीटी है, ये सीटी ओरिजिन हो जाती है जिसके द्वारा ये तैरता रहता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भक्षण करता है, यानी उसको फैगोसाइटोसिस की जो एक्टिविटी होती है उसको वो करता रहता है। और यहाँ वाले प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इनमें लगातार डिवीजन होता है और डिवीजन के दौरान ही आगे चल के ये कह सकते हो कि डिवीजन यानी डेवलपमेंट करते रहते हैं। डेवलपमेंट करते करते इनके बॉडी में हम देखते हैं तो फेरिंक्स के एंगल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, फेरिक्स एंगल दिखाई देगा। ये जो फेरिंक्स होता है ये भोजन को कलेक्शन करने का काम करता है। और ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये हमारे पास नेफ्रेडिया का प्रिमेटिव स्टेज होता है। एंड हम उसके बाद जी की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखो यहाँ पे पेरिस्टोमल सीरीज आ जाते हैं। जो पेरिस्टोमल सीरीज आ जाएंगे जो पूरी तरीके से क्या करेगा, ये एक ऐसा पार्ट होता है जो सेंस आर्गन जैसा बिहेव करता है। हमने अभी नेरिस में को बताया था। उसके बाद स्टोमल, यहाँ पे प्रोस्टोमल या प्रोस्टोमल या प्रोस्टोस्टोमल पेल्पिया पाया जाएगा या पल्प पाया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं सेंसरी ऑर्गन जैसा बिहेव करता है। ये इसके प्यारी प्यारी 2 ठो अखियां दिखाई देंगी, एक आंख इधर एक आंख इधर, 2 आईज दिखाई देंगी। एंड उसके बाद फेरिंग्स विथ डेवलपिंग टीथ, मतलब इनके अंतर्गत ये जो फेरिंग्स था वो आगे चल के इनके बॉडी में डेवलपिंग यानी डेवलप होता हुआ एक टीथ यानी दांत भी इनमें बन जाएगा। एंड ये गट पाया जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें गट का फॉर्मेशन हो जाता है एक्टोडर्म के पार्ट से। उसके बाद लास्ट बॉडी में इन्हें में पाइजिडियम जो होता है, पाइजिडियम किसको बोला जाता है, हमने बोला था कि हेड और ट्रंक एरिया को निकालने के बाद नेरिस का बचा हुआ जो शेष भाग होता है उसको हम पाइजिडियम का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पाइजिडियम का नाम देते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, एनस बच जाएगा। जो एनस होता है वो स्केलेटरी मटेरियल्स को बाहर की ओर निकालने का काम करता है। क्या करता है, बाहर की ओर निकालने का काम करता है। और यही छोटा सा बच्चा आगे चलकर नेरिस का चाइल्ड बन जाता है। क्या बनता है, नेरिस का चाइल्ड बन जाता है, छोटा सा शिशु बन जाता है। और ये आगे चल के समुद्र के किनारे जो तलहटी होती है वहां पे बैठ जाती है। क्या होती है, बैठ जाती है। और धीरे धीरे ये क्या करता है, अपने शरीर में नए नए खंडों का निर्माण करता है। क्योंकि जो नेरिस वायरेंस था उसमें 200 सेगमेंट पाए जाते थे, 200 प्लस और सेगमेंट पाए जाते थे। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने बॉडी को डिवीजन करेगा। यानी इनके एक एक पार्ट, ये जो सिटी है, एक एक इनके जो खंड होते हैं ये आगे चल के डिवीजन करेंगे। और डिवीजन करने के बाद ये बिल बनाकर रहने लगेंगे। और ये पूरी तरीके से डिवीजन हो जाएगा, 200 इनमें सेगमेंट पाया जाएगा तो ये बिल बना के रहने लगेंगे। तो ये वयस्क के रूप में यानी एक एडल्ट नेरिस दिखाई देने लगेगा। ठीक, ये हुआ पूरा प्रोसेस, यानी लाइफ हिस्ट्री की बात हमने किया।
अब आपको नेक्स्ट वीडियो में छोड़े जाऊंगा यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा। तो कल की क्लास में मिलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।